हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए एविडेंस के अब नेक्स्ट पार्ट में आज क्वेश्चन नंबर 301 से शुरू करना है। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 के अंतर्गत जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में कोई क्या राय मतलब ओपिनियन बनानी हो, तब निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत होगी? उस व्यक्ति की राय सुसंगत होगी, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक की राय, कंट्रोलर की राय सुसंगत होगी, उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय सुसंगत होगी जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी। उपयुक्त में बी और सी दोनों सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? उस प्रमाणकर्ता का अधिकारी जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना किसकी राय सुसंगत होती है जब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणकर्ता जारी करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का जो प्रमाण पत्र जारी करने वाला उसकी राय सुसंगत होती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 302 पे। क्या कहता है, इंडियन एविडेंस में कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय सुसंगत बनाती है? प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय किसमें? अटेस्टेड ऑफिसर कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का कहाँ बताया गया है? 47A में। अटेस्टेड ऑफिसर प्रमाणकर्ता अधिकारी कहाँ बताया गया है? अथॉरिटी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कहाँ बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का? 47A में। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कहता है 47A, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता अधिकारी के जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया राय सुसंगत हो गए। सॉरी, धारा 45A के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय किसकी? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य 45 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की परीक्षक की राय, ये सब याद कर लेना, खूब पूछता है। परीक्षक की राय कहाँ पे? 45A में दिया गया। और प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय, जो प्रमाणकर्ता अधिकारी है उसकी राय 47A में। यही दोनों डिफरेंस है, इसको पकड़ लेना। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक 45A और 47A में प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय सुसंगत होती है। 53A में क्या है? कतिपय मामलों में सील या लैंगिक अनुभव के साक्ष्य को सुसंगत नहीं माना गया है। और 73A में क्या? अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में प्रमाणकर्ता अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर पेश करने का निर्देश देना। तो किसको? अंकीय हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए कौन सा है प्रमाणकर्ता अधिकारी? 73A में है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य की कौन सी धारा, क्या? अंकीय हस्ताक्षर। तो अंकीय हस्ताक्षर कहाँ पे दिया है? 47A में दिया है। अंकीय हस्ताक्षर कहाँ दिया है? 47A में दिया है। नेक्स्ट आ जाओ। यदि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाने के बाद उसमें किया गया परिवर्तन पता लगाने योग्य नहीं है तो प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु वह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर विश्वसनीय है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? फिर कहता है कि विश्वसनीय है कि, अरे इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा। इससे बड़ा होगा भी नहीं, चलो जो पढ़ जाता है ठीक है, सही से को वो नहीं होगा। एक संविदा की रचना करने के दौरान प्रस्तावों के संसूचना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से अभिव्यक्त की गई। ऐसे मामलों में केवल वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संविदा को परिवर्तनीय बनाता है। तो कौन सा? ए सही है, बी सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही नहीं है, तो कौन सा? बी सही है। क्या कहता है 47A के अनुसार? कथन आ असत्य है, जबकि वर्तमान समय में संविदा के प्रस्ताव की संसूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मान्य है। तो प्रस्ताव की संसूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मान्य है वर्तमान समय में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि जब न्यायालय को किसी व्यक्ति, कोई पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर को क्या बोलता है? ओपिनियन बनानी है तो निम्नलिखित में से किसकी? प्रमाणन अधिकारी की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक की। इंटरनेट सेवा पर डिजिटल प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला प्रमाणकर्ता। तो जो निर्गत करता है, जो जारी करता है, उसकी उस प्राधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जो जारी करता है उसकी राय सुसंगत होगी।
आ जाओ, क्या कहता है? कहता है जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्रमाणन अधिकारी की राय सुसंगत है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को प्रतिस्थापित किया गया। ये याद कर लेना, किसके? डिजिटल हस्ताक्षर की जगह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वो प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, रूढ़ी के प्रमाण का ढंग दिया गया। रूढ़ी के प्रमाण का ढंग 22(4) में, 22(7) में, 48 में, उपयुक्त सभी। तो सभी में, ये याद कर लेना, सब में रूढ़ियों का प्रमाण का ढंग दिया है, 22(4) में, 32(7) में, 48 में। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कहता है भारतीय इंडियन एविडेंस में कौन सा सेक्शन है जो रूढ़ियों के अस्तित्व के बारे में, रूढ़ियों के अस्तित्व के बारे में, कि रूढ़ियाँ है कि नहीं है उसके बारे में ओपिनियन किस धारा में? ओपिनियन किस धारा में? 48 में। रूढ़ियों के बारे में ओपिनियन किस धारा में सुसंगत है? 48 में सुसंगत है। नेक्स्ट पेज आ जाओ। क्या कहता है? प्रथा के प्रमाण का तरीका निम्न है, 32(4), 32(7), 48 उपयुक्त सभी। खूब पूछता है, इसी वजह से इसको पीछे भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया था। प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किससे स्थापित करने हेतु नहीं दिया? दीवानी अधिकार, सूखा अधिकार, प्रथागत अधिकार, आपराधिक अधिकार। आपराधिक अधिकार। प्रथा का साक्ष्य स्थापित करने के लिए आपराधिक अधिकार का अभिवाक नहीं किया जा सकता। दीवानी अधिकार, सूखा अधिकार तथा प्रथागत अधिकार के साक्ष्य हेतु सुसंगत है। नेक्स्ट आ जाओ, फौजदारी अदालत के निष्कर्ष दीवानी अदालत में अस्वीकार है। फौजदारी अदालत से बरी या दोषी होने का दीवानी अदालत में प्रमाणिक मूल्य है केवल इतना ही कि अदालती कार्रवाई शुरू हुई थी जिसके उपरांत बरी या दोषी पाया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सॉरी, क्या कहता है? इसको पहले थोड़ा वो सॉरी, फौजदारी अदालतों में यानी कि क्रिमिनल कोर्टों में और दीवानी न्यायालय में अस्वीकार्य है। फौजदारी अदालत में बरी या दोषी होने में दीवानी अदालत में प्रमाणिक मूल्य है कि केवल इतनी ही अदालत कार्रवाई हुई थी जिसके उपरांत बरी या दोषी पाया गया था। तो कौन सा? दोनों ऑप्शन सही है। क्या कहता है? कहता है कि फौजदारी अदालत से बरी या दोषी होने का दीवानी अदालत में प्रमाणित मूल्य केवल इतना है कि अदालती कार्रवाई हुई थी जिसके उपरांत बरी या दोषी पाया गया था। इस प्रकार फौजदारी और दीवानी कार्रवाई भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, साक्ष्य विधि के प्रयोजन की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा किसी व्यक्ति के सील सुसंगत नहीं है? आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वोत्तर अच्छा सील, पूर्वोत्तर बुरा सील जो आपराधिक मामलों में अच्छे सील के साक्ष्य के उत्तर में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है? सिविल मामलों में नुकसानी की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले सील, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण को साबित करने वाले सील। तो इसमें कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, आपराधिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छा सील, पूर्वोत्तर बुरा सील जो आपराधिक मामलों में अच्छे सील के साक्ष्य के तौर पर साक्ष्य के उत्तर में दिए जाते हैं। धारा 54 तथा सिविल मामलों में नुकसानी की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले सील धारा 55 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है, जबकि धारा 52 के अनुसार सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित कर सील विसंगत है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा में पूर्वोत्तर सदचरित्र आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत माना जाता है? धारा 18 में, धारा 26 में, धारा 49 में, धारा 53 में। तो किस में माना जाता है? धारा 53 में माना जाता है। 53 क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 पूर्वोत्तर सदचरित्र आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत माना गया। अच्छा चरित्र क्या होता है? आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत। धारा 53 में प्रावधान है कि दांडिक कार्रवाइयों में यह तत्व सुसंगत है कि अभियुक्त अच्छे सील का है। अच्छे सील का क्या होता है? 53 में सुसंगत। जबकि 49 में प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय सुसंगत के संबंध में। धारा 26 पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति या उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। धारा 18 स्वीकृति कार्रवाई के पक्षकार उसके अभिकर्ता द्वारा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।
नेक्स्ट आ जाओ। डांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त का चरित्र सुसंगत सुसंगत होगा, डांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सर्वथा असंगत होगा। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? कौन सा इसमें क्या कहता है? डांडिक मामलों में यह तथ्य अभियुक्त का अच्छा, ठीक है चलो ये सही है। डांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सर्वथा असंगत होता है, ये थोड़ी, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ए आर गलत है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, धारा 53 यह प्रावधान करती है कि डांडिक अपराधों में अभियुक्त का पूर्वोत्तर अच्छाशील सुसंगत है। धारा 54 के अनुसार डांडिक मामलों में अभियुक्त के बुरे सील का साक्ष्य विसंगत है, परंतु जब अभियुक्त अपने अच्छे सील का साक्ष्य देता है तो ऐसी दशा में उसके बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट आ जाओ। In criminal cases, the fact that the person accused is good character is not a relevant fact, is a relevant fact, cannot be proved in conclusive fact। तो इसमें क्या हो जाएगा? is a relevant fact, बी ऑप्शन हो जाएगा, in a relevant fact। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में अपराध में पीड़ित का सील का साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है? तो किसका? 376 में पीड़ित का सील साक्ष्य 53A में, 114A में, 53A में, 119। तो 53A में, 53A क्या कहता है? इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता। डांडिक विधि के अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 के अंततः स्थापित प्रभावी किया गया। इसके अनुसार धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, 354C डी और 376A से लेकर डी तक के अधीन अपराध में या किसी ऐसे अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न के अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवादाग्रस्त है, पीड़ित के सील या किसी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति के पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसे सम्मति या सम्मत की गुणवत्ता के विवादक पर सुसंगत नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सा धारा या प्रावधान उपबंधित करता है कि एक महिला के लैंगिक संबोधन में अभ्यस्तन होने के तथ्य पर बलात्संग या उक्त महिला की लज्जा भंग अभियोजन में सहमति के बिंदु के संदर्भ में सुसंगत नहीं होगा? कौन सा होगा इसमें? 53A होगा। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A जोड़ी गई? सूचना प्रौद्योगिकी 2008, सूचना साक्ष्य 2002, दंड विधि अधिनियम 2005, दंड विधि अधिनियम 2013, दंड विधि 2013। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध किया कि अभियुक्त का पूर्व का या बुरा का सील सुसंगत नहीं है? धारा 54, धारा 52, धारा 53, धारा 118। तो धारा 54 में दिया गया है। धारा 54 क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 के अनुसार डांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति के बुरे सील का विसंगत है जब तक कि इस व्यक्ति का साक्ष्य न दिया जाए कि वह अच्छे सील का है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधानित है कि आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वोत्तर बुरा सील सुसंगत नहीं है? धारा 54, धारा 53, धारा 52, धारा 59। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? धारा 54 हो जाएगा। अब इसका डिटेल पढ़ लो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 के अनुसार डांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त के बुरे सील का है विसंगत है जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है। धारा 53 डांडिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छे सील सुसंगत है। धारा 52 सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है तथा धारा 59 में मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना दिया गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। डांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त के बुरे सील का है विसंगत है सुसंगत है। अभियुक्त ए सही है जब तक इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे सील का। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में ए सही है जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छा सील है। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस पढ़ते चले जाओ। सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। डांडिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छा सील सुसंगत है। डांडिक कार्रवाइयों में उत्तर होने के सिवाय पूर्वोत्तर बुरा सील सुसंगत नहीं है। डांडिक कार्रवाइयों में पूर्व दोष सिद्ध के बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत
नहीं है। तो इसमें कौन सा, तीनों ऑप्शन इसमें ये सही लग रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। धारा 52 के अनुसार ए सही है, धारा 53 के अनुसार बी सही है, धारा 54 के अनुसार सी सही है, परंतु धारा 54 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार विकल्प डी गलत है। प्रश्न पूछा गया कौन सा विकल्प सही है, जबकि तीनों भी गलत है। छोड़ दो, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अब देखो, ए इज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द prosecution adduced various evidence regarding A of his the provisions bad character. The evidence is admissible against A, is not admissible against A, is relevant and admissible against A, is not relevant but admissible against A। तो इसमें क्या हो जाएगा, is not admissible against A। तो इसकी डिटेल पढ़ लो, क्या कहता है। 54 के अनुसार दांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का विसंगत है जब तक कि वह इस बात का साक्ष्य न दिया हो कि वह अच्छे सील या अभियुक्त एक अभियोजन चल रहा है बी के हत्या के विरुद्ध जो इसी हत्या के संबंधित साक्ष्य में सुसंगत होगा, पिछले कई अवसरों पर ए के बुरा सील कर रहा था असंगत होगा। नेक्स्ट आ जाओ। किसी व्यक्ति के चरित्र अर्थात सील सुसंगत है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण को सिद्ध करने हेतु सिविल मामले के नुकसानी की राशि अब निर्धारित करने हैं। डांडिक मामलों में यह प्रमाणित करने हेतु कि अभियुक्त को बुरे चरित्र का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अवधारित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 के अनुसार सिविल मामलों में यह तथ्य है कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता सुसंगत है, अतः सिविल में नुकसानी की राशि अब निर्धारित करने हो तो सील सुसंगत है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की किस धारा में, 55, 56, 57, 58। तो किस में दिया, 55 में दिया गया। चरित्र की सुसंगतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपराधिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छा आचरण सुसंगत है, आपराधिक कार्रवाइयों में पूर्वोत्तर खराब आचरण सुसंगत है। नेक्स्ट आ जाओ। दीवानी वादों के अभ्यारोपित आचरण को सिद्ध करने हेतु चरित्र सुसंगत है, दीवानी वादों में क्षतिपूर्ति की राशि प्रभावित करने वाले किसी व्यक्ति का चरित्र सुसंगत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहता है बी, आपराधिक कार्रवाई पूर्वोत्तर खराब आचरण सुसंगत है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। डांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त अच्छे सील का है, डांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त बुरे सील का है, बुरे सील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दो सील सुसंगत है, सिविल मामलों में यह तथ्य किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम जो उसे मिलनी चाहिए पर प्रभाव पड़ता है सुसंगत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, डांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त बुरे सील का है। इसकी डिटेल पढ़ लो। इसकी डिटेल क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 53 के अनुसार कथन ए सही है, 54 के अनुसार 54(2) के अनुसार कथन सी सही है तथा अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कथन डी सही है। तो इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं। तो नेक्स्ट आ जाओ। चरित्र शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 18 धारा 55 में स्पष्ट किया गया। इसके अंतर्गत अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र, विशिष्ट स्वभाव के आधार पर ख्याति का निर्माण, साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव, साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव इसके अंतर्गत आता है। धारा 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 52, 53, 54, 55 सील के शब्द के अंतर्गत ख्याति व स्वभाव 52, 53, 54, 55 तो क्या आता है, इसमें ख्याति व स्वभाव दोनों आते हैं, किंतु धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही, ना कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिसके द्वारा ख्याति का स्वभाव दर्शित हुए ये साक्ष्य दिए जा सकेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि मामले को तय करे, ना कि पक्षों को, जो क्योंकि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कार्य कर सकता है या बुरे से बुरा व्यक्ति अच्छे से अच्छा अधिकार हो सकता है। यह तथ्य निम्न में से किसमें
धारा 110 में, धारा 52, 53, 54, 55 में, धारा 494, 497, 498, 292, 293, 294। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा हो। नेक्स्ट आ जाओ, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 52, 53, 54 और 55 के अंतर्गत उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया जिनमें किसी व्यक्ति के सील को सुसंगत बनाया गया। धारा 52 के अंतर्गत सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत होता है और धारा 53 के अंतर्गत दांडिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छा सील सुसंगत माना जाता है। धारा 54 के अनुसार उत्तर में होने के सिवाय पूर्वोत्तर बुरा सील सुसंगत नहीं होता है। उपयुक्त तीनों धाराएं प्रसंगत है, उक्त के आधार पर प्रदान की गई। धारा 55 के अंतर्गत नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील सुसंगत माने जाते हैं। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार सील शब्द के अंतर्गत ख्याति व स्वभाव दोनों आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सील के साक्ष्य में सम्मिलित होता है केवल ख्याति का साक्ष्य, केवल स्वभाव का साक्ष्य, दोनों सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव का साक्ष्य। उपयुक्त में से कौन है? दोनों, सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव दोनों सम्मिलित होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ लो। डिटेल में क्या है? धारा 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार सील शब्द के अंतर्गत ख्याति व स्वभाव दोनों आते हैं। थॉमस पेन ने ख्याति एवं स्वभाव के बारे में कहा है, जो नर एवं नारियां हमारे बारे में कहें वह हमारी ख्याति है, तथा जो ईश्वर एवं फरिश्ता हमारे बारे में कहे वह स्वभाव है। पेन का याद कर लेना, थॉमस पेन का। अर्थात स्वभाव स्वयं व्यक्ति में निवास करता है, जबकि ख्याति अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में निवास करती है। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया कोटेशन है, पढ़ लेना। फिर आ जाओ, चरित्र के बारे में साक्ष्य सम्मिलित है केवल स्वभाव का साक्ष्य, केवल ख्याति का साक्ष्य, सामान्य ख्याति और सामान्य स्वभाव। यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, सबूत और लोक दस्तावेजों के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य 56 से 100। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जिस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करनी है उसे साबित करना वैकल्पिक है, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? एक न्यायिक ग्राह्य परिवर्तित होता है ग्राह्य के रूप में, संस्वीकृति के रूप में, अनभिज्ञता के वचन के रूप में, सबूत के अभित्यजन के रूप में, फिर आ जाओ नेक्स्ट, निम्न में से किसे साबित करना होगा? न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य को पक्षकार द्वारा स्वीकार किए गए न्यायालय के कोई पूर्व निर्णय। उपयुक्त में से कोई न्यायालय के पूर्व निर्णय को साबित किया जाएगा। न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य धारा 56 के अंतर्गत तथा पक्षकारों द्वारा स्वीकृति तथा धारा 58 के अंतर्गत साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह न्यायालय द्वारा स्वयं अवेक्षणीय हैं। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? न्यायिक अवेक्षीय तथ्य, स्वीकृति तथ्य, संस्वीकृति, सुसंगत। तो वे तथ्य जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय हैं धारा 56 में, वे तथ्य जो पक्षकारों द्वारा स्वीकृति हैं धारा इसमें सुसंगत तथ्य। धारा 58 तथा संस्वीकृति जो अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने विरुद्ध की जाती है को साबित करना आवश्यक नहीं है, जबकि सुसंगत तथ्य धारा 5 के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और इसको साबित किया जाना जरूरी है। अब नेक्स्ट आ जाओ, न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। यह कथन किस मामले में निर्णित किया गया है? हर प्रसाद बनाम शिवदया के केस में, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर में, पुष्पा देवी राम जातिया बनाम ML बाधवा। तो किस में किया गया है? किया गया है। न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में हर प्रसाद बनाम शिवदया में क्या? न्यायाधीश किसी व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता, अपने व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। किसमें बताया गया? हरप्रसाद बनाम शिवदया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, साक्ष्य अधिनियम में वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है 55, 56, 57, 58। तो किसमें? 57 में पूरी लिस्ट दी गई है। धारा 57 के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी का वर्णन है, जबकि धारा 58 में स्वीकृत तथ्यों का साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 56 में न्यायिक रूप से आवश्यक तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 55 के अनुसार नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट आ जाओ,
साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अधीन 1 के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी है। भारत में प्रवृत्त सभी विधियां जिसमें विदेशी न्यायालय की विधियां भी आती हैं, सभी भारतीय एवं एशियाई विधि, सभी भारतीय 1950 तक ब्रिटिश विधियां, तो सभी भारत में प्रवृत्त सभी विधियों का ये खूब पूछा है, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा कहता है? 57A। धारा 57A से लेकर 13 तक के ऐसे तथ्यों का उल्लेख है जिनकी न्यायिक अपेक्षा जुडिशियल नोटिस न्यायालय को करनी होगी। न्यायिक अपेक्षा से तात्पर्य ऐसे तथ्यों से है जिनकी न्यायालय को स्वयं जानकारी होनी चाहिए, उन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य विधि की धारा 57(1) के अंतर्गत न्यायालय को भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। अब नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन से तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है? भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियों को, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव एवं आकाश को, भूमि पर मार्ग के नियम को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी को आवश्यक नहीं है सिद्ध करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 57(1) के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां 57(9) में अंतर्गत समय प्रमाण और पृथ्वी के भौगोलिक प्रमाण तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना, लोक उत्सव, उपवास और अवकाश के दिन को 57(13) के अंतर्गत भूमि या समुद्र मार्ग का नियम बनाने को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 में न्यायिक अपेक्षा शब्दावली से अभिप्राय न्यायालय द्वारा दिए गया नोटिस, न्यायालय को दी गई जानकारी, नेक्स्ट क्या है? साक्ष्य की अपेक्षा करना, किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना। तो डी ऑप्शन हो। 57(1) से 13 में दिए गए साक्ष्य को न्यायालय स्वयं न्यायिक अपेक्षा के रूप में मान लेता है, अर्थात उन तथ्यों को न्यायालय साबित नहीं करना पड़ेगा न्यायालय में। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में किसको साबित करना आवश्यक? भारत राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां, बैंकों के ऋण, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित समस्त पब्लिक अधिनियम, और फिर उसके बाद क्या? भारतीय सेना के लिए युद्ध नियमावली। तो किसको साबित करना है? बैंकों को ऋण संबंधी रिकॉर्ड साबित करना आवश्यक है। फिर आ जाओ। न्यायिक नोटिस, न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं लेगा दुनिया के भौगोलिक विभाजन का, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित सार्वजनिक त्योहारों का, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दूसरे देश और राष्ट्रीय ध्वज का, एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिसकी नियुक्ति एक अधिकारी राजपत्र को अधिसूचित नहीं है। तो इसमें क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 57 में न्यायिक अपेक्षणीय तथ्य सूची में एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिसकी नियुक्ति एक अधिकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं है, न्यायालय द्वारा उसको नोटिस नहीं लेगा। फिर आ जाओ। किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकेगा? अखबार में प्रकाशित किसी अखबार का, भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधि का, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र का, सड़क और भूमि या समुद्री मार्ग के नियम का। तो अखबार में प्रकाशित किसी खबर का संज्ञान नहीं ले सकता, जुडिशियल नोटिस नहीं ले सकता। धारा 57 के अंतर्गत न्यायालय अखबार में प्रकाशित किसी अखबार के संज्ञान नहीं ले सकता, जबकि शेष विषयों में वह न्यायिक अपेक्षा कर सकता। धारा 57 के उपखंड 7, 10, 13 के अंतर्गत क्रमशः भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियों, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, सड़क और भूमि या समुद्री मार्ग के नियम से संबंधित उपबंध वर्णित है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा नहीं ले सकता? शासन के द्वारा जारी किए गए संविधिक सूचना, शासन के द्वारा जारी की गई कार्यपालिका अधिसूचना, समुद्र मुद्राएं जिनकी इंग्लिश न्यायालय अपेक्षा करेगा, विश्व की भौगोलिक प्रभाग। तो शासन के द्वारा दी गई कार्यपालिका अधिसूचना 57(1) के खंड के अधीन, शासन द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक सूचना खंड 6 के अधीन, सभी मुद्राएं जिनका इंग्लिश न्यायालय की न्यायिक अपेक्षा करती तथा 9 के अनुसार विश्व भौगोलिक प्रभाग का न्यायालय न्यायिक अपेक्षा ले सकता है, किंतु धारा के अधीन शासन द्वारा कार्यपालिका अधिसूचना का न्यायिक अपेक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं। तो कार्यपालिका की अधिसूचना शासन द्वारा जारी गई, इसका जुडिशियल नोटिस नहीं होगा, ये याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ।
निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती? तो कौन सा कहता है? 58 कहता है। धारा 58 के अनुसार किसी ऐसे तथ्य की किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है। क्या है आवश्यक नहीं है? जिससे उस कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता सुनवाई पर या सुनवाई के पूर्व स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, अथवा जिसके बारे में अभिवचन संबंधित समय प्रवृत्त किसी नियम के अधीन या समझ लिया जाता है कि उन्हें उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन सी धारा यह बतलाती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है? 56, 57, 58 बताती है। ये अभी पढ़े ऊपर। फिर आ जाओ, क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 निम्नलिखित में से कौन सी संस्वीकृति से अभिवचन की संस्वीकृति जिसके बारे में अभिवचन संबंधी या सूचित किया जाता है कि उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने में सहमत। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 संबंधित औपचारिक स्वीकृति से, साक्ष्यात्मक स्वीकृति से, औपचारिक एवं साक्ष्यात्मक स्वीकृति से, तथ्यों या मौखिक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणन से। तो औपचारिक स्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 59 में किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित मौखिक साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य द्वारा। सी ऑप्शन। धारा 59 के अनुसार दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को छोड़कर सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। अतः दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित करने 61 में बताए गए नियमों का मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया। ठीक है, छोड़ो। बताए गए नियमों का पालन करना होगा। धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। उत्तर सी। तो 61 को याद कर लेना, इसी में बताया गया कि प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है कि खान ने बताया है कि आ ने बा का कत्ल किया है। या प्राथमिक साक्ष्य है या सबसे अच्छा साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकृति साक्ष्य है। तो अनुश्रुत साक्ष्य है। ये धारा 60 के अनुसार सभी परिस्थितियों में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रश्न में दिया गया कथन अनुश्रुत साक्ष्य का उदाहरण, अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य नहीं माना जाता। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है? यह सिद्धांत मानता 60 में, 64 में, 91 में, 92 में। तो किसमें? 60 में। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? निम्न में किसे साक्ष्य नहीं माना गया है? तो अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य नहीं माना है, तो देखते ही मार दोगे। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 में मौखिक साक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात यदि निर्दिष्ट करता है ऐसे तथ्य जो देखा जा सकता है तो वह साक्ष्य उस साक्षी का होना चाहिए जो कहता है कि उसने देखा है। ऐसे तथ्य जिसे सुना जा सकता है तो वह साक्ष्य उस पर साक्षी का होना चाहिए जो यह कहता है उसने सुना है। ऐसे तथ्यों को जिनका किसी अन्य इंद्रियों या रीतियों से बोध हो सकता है तो वह साक्ष्य उस साक्षी का होना चाहिए जो कहता है कि उसने इंद्रियों द्वारा उस रीति को बोध किया है। किसी राय या अन्य आधारों पर जिन पर वह राय आधारित है तो वह साक्ष्य उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसके अन्य व्यक्तियों के बारे में वह कहता हुआ सुना गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहता है? धारा 60 के पैरा 5 के अनुसार यदि वह किसी राय या उन आधारों के जिन पर वह राय आधारित है के बारे में तो वह उस व्यक्ति के साक्ष्य होगा जो राय के आधारों का धारण करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम उदाहरण नहीं है। सर्वोत्तम साक्ष्य का उदाहरण कौन नहीं है? 60, 64, 91, 164। तो 164 नहीं है। 164 सर्वोत्तम साक्ष्य का उदाहरण नहीं है। शेष सभी धाराएं सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम। 60 में के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। 64 के अनुसार दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाना। 91 के अनुसार दस्तावेज को लेखबद्ध के रूप में
संविधान अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य बयानों के निबंधों के संबंध में साक्ष्य इस धारा के निबंधों के अधीन स्वयं उस दस्तावेजों से साबित किया जाना चाहिए। उपयुक्त को सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम माना जाता है, किंतु धारा 164 के अंतर्गत सूचना पाने के बावजूद दस्तावेजों को पेश न करके उस दस्तावेज के उपयुक्त के संबंध में उपबंध किया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्याय 5 तथ्य जिन्हें सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, विशेषज्ञ की राय और दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य। तो क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दस्तावेजों साक्ष्य से संबंधित प्रावधान किया गया। धारा 3 के अंतर्गत जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता के बारे में प्रावधान धारा 4 के मौखिक साक्ष्य का प्रावधान करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है, किसी दस्तावेज की वर्णित वस्तुओं को साबित करना केवल प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है, केवल द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, ना ही प्राथमिक साक्ष्य ना ही द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। इस प्रयोजन में कोई तीसरा ढंग उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को किसका, या तो प्राथमिक या तो द्वितीयक साक्ष्य, तो अभी ऊपर पढ़ाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है केवल प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, केवल द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, सिर्फ प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या तो द्वितीयक साक्ष्य, अभी ऊपर पढ़ाया हो जाएगा। प्राइमरी एविडेंस मीन्स क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपी होता है, कॉपी मेड फ्रॉम द कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। धारा 62 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान है। इसके अनुसार प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। नेक्स्ट हो जाओ, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, विशेषज्ञों की राय धारा 45 सही है, द्वितीयक साक्ष्य धारा 62 में ये इसमें प्राथमिक साक्ष्य यही गलत हो जाएगा, सूचक प्रश्न 141 सही है, साक्ष्यों की संख्या 134 सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य ये तो पढ़ा, समाचार पत्र में पत्र का विवरण अनुश्रुत साक्ष्य है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य। तो अनुश्रुत साक्ष्य है। अनुश्रुत साक्ष्य वह होता है जिसे साक्ष्य देने वाला व्यक्ति किसी अन्य से सुनना होता है। चूँकि समाचार पत्र का विवरण किसी अन्य प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाशित होता है, अतः इसे अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में अनुश्रुत साक्ष्य का साक्ष्य विधि में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करता, वह न्यायिक विनिश्चयों पर आधारित होता है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से अच्छा साक्ष्य कौन सा, दस्तावेजी साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, परिस्थितिजन्य। सॉरी, कौन सा, दस्तावेजी साक्ष्य हो जाएगा। फिर आ जाओ, दस्तावेजी साक्ष्य एक सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में माना जाता है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अनुसार इसे प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया स्वयं दस्तावेज ही आता है, जो समग्र रूप से दृश्य एवं सर्वोत्तम है, जबकि प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष या इंद्रियों द्वारा बोधगम्य पर आधारित मौखिक साक्ष्य होता है, जिसे मौखिक साक्ष्य द्वारा पेश किया जाता है, जो निश्चय ही दस्तावेजों के साक्ष्य में कम महत्व का है। इसी प्रकार अनुश्रुत साक्ष्य सुनी सुनाई बातों पर निर्भर होता है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिस्थितियों पर आधारित तथा न्यायालय के विवेक से निष्कर्षित होता है। प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्रेत है न्यायालय के समक्ष पेश किया गया दस्तावेज का प्रत्येक भाग, दस्तावेज का प्रत्येक प्रतिलेख, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत विकल्प ए, बी, सी तीनों सही है। क्या है, धारा 62 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। धारा 62 के स्पष्टीकरण के अनुसार जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है
कई मूल प्रतियों में उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक अभिलेख पक्षकारों से केवल एक या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया, वहां हर प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि साक्ष्य अधिनियम में द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। मूल से तैयार की गई प्रति, मूल से तुलना की गई प्रति, किसी दस्तावेज के प्रतिलेखों या उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया, किसी दस्तावेजों का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है। तो भारतीय साक्ष्य 62 के स्पष्टीकरण 2 प्रावधानित करता है, जहाँ कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, तो वह एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया प्राथमिक साक्ष्य है। अतः विकल्प डी में दिया गया प्रावधान द्वितीयक साक्ष्य नहीं है बल्कि प्राथमिक साक्ष्य है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये क्या कहता है, जहां एक विनिमय पत्र को 5 सेटों में तैयार किया गया, उनमें से कितने को साबित करना आवश्यक है? 5 को, 3 को, 1 को, 2 को। तो किसको, कितने को? 1 को साबित करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 62 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार यदि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में तैयार किया गया है तो प्रत्येक प्रति प्राथमिक साक्ष्य अतः जहां विनिमय पत्र को 5 सेट में तैयार किया जाता है, उनमें से सिर्फ एक विनिमय पत्र का साबित किया जाना पर्याप्त है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा, प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने निष्पादित किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख द्वितीयक साक्ष्य के रूप में के अंतर्गत आते हैं, मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। तो क्या उन दस्तावेजों के विरुद्ध में जिन्होंने उन्हें निष्पादित किया दस्तावेजों के प्रतिलेख द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित हो तथा एक प्रतिलेख एक ने और दूसरा प्रतिलेख दूसरे ने हस्ताक्षर किया तो प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा जिन्होंने उसे निष्पादित किया। अतः विकल्प सी सही है उत्तर। धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है या धारा 62 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है तथा धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो आई होप इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।